डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी स्कूलर्स एकेडमी पे। आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा थर्मोडायनेमिक्स पे। ये पार्ट 2 है। आप जिसने भी अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो प्लीज़ पार्ट 1 जाके देखिए और फिर इसके पास आइए। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके अलावा टाइप्स ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स एंड टाइप्स ऑफ बॉल के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो इस लेक्चर में हम आगे डिस्कशन करेंगे। अदर देन दिस यू कैन डाउनलोड आवर नोट्स फ्रॉम बी स्कूलर अकेडमी ऐप। ये आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे मिल जाएगा। अदरवाइज आप वी स्कूलर academy.in वेबसाइट पे जाके भी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? टू डिफाइन अ थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम वी नीड टू स्पेसिफाई द वैल्यूज ऑफ सर्टेन मेजरेबल क्वांटिटीज। दीज आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल और स्टेट वेरिएबल। किसी भी स्टेट को, सिस्टम है आपके पास एक, इस सिस्टम की किसी भी स्टेट को अगर मुझे डिफाइन करना होगा तो कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज़ को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, सपोज आपके पास एक सिस्टम है और सिस्टम में गैस है, तो गैस के लिए आपको वॉल्यूम उसका, टेम्परेचर उसका और प्रेशर उसका मेंशन करना पड़ेगा। और एक और चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं विच इज़ अमाउंट ऑफ गैस, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो ये 3-4 चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी और उससे क्या होगा, आपकी पर्टिकुलर स्टेट डिफाइंड हो जाएगी। अंडरस्टैंड दैट। और अगर इस सिस्टम पे मैं कोई भी रिएक्शन कराता हूँ या कुछ भी कराता हूँ, कुछ भी चेंजेस लाता हूँ, तो क्या होगा, इसके ये जो वेरिएबल्स हैं ये चेंज हो जाएंगे। कोई भी एक चेंज हो जाए या सारे ही चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपका इनिशियल PVT था वैल्यू P1, V1 एंड T1। जब इस सिस्टम में चेंजेस आए तो ये जो वैल्यूज हो गई वो क्या हो गई, P2, V2 एंड T2। ये एक स्टेट A है और ये स्टेट क्या है आपकी B। अगर आपको बताना है कि हम A स्टेट पे हैं तो उसकी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, P1, V1 एंड T1। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यानी कि आपको स्टेट डिफाइन करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल की वैल्यूज को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। A system can be completely defined by 4 variables, namely pressure, temperature, volume and composition. A system is said to be in a certain definite state where all of its properties have definite value. मतलब अगर आप स्टेट ए पे हो, इसका मतलब क्या है, इस स्टेट के लिए जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और कंपोजिशन की वैल्यू होगी वो फिक्स होगी। यानी जब इस पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे हम होंगे तब हम ए स्टेट पे होंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं स्टेट फंक्शन की। स्टेट फंक्शन बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर दोज फंक्शन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। दैट इज, अगर आपका कोई एक सिस्टम है जो स्टेट ए पे है और ये बी तक जा रहा है, राइट, तो स्टेट फंक्शन स्टेट ए की वैल्यूज पे डिपेंड करेंगे और बी की वैल्यूज पे डिपेंड करेंगे। वो ए से बी तक कैसे पहुंचे उससे उनको कोई भी लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्टेट ए की इंटरनल एनर्जी जो थी वो UI थी, है ना, और बी की जो इंटरनल एनर्जी है वो UF है, राइट। तो इसमें जो चेंज आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा, वो आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। अब आप कहेंगे ये तो होता ही भाई, इतना ही तो चेंज आ रहा है। बट अगर मैं इस A से B तक किसी भी पाथ से गया होता, राइट, P1, P2 और P3 किसी भी पाथ से गया होता, सभी के केस में मेरा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा वो सेम ही आएगा, यानी डेल्टा U ही आएगा। इट मीन्स U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है चीज़ें, आपकी सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रही है कि उस टाइम पे आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। बिटवीन टू फिक्स्ड स्टेट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन इज सेम। दो स्टेट के बीच में जो भी चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन होगा वो सेम होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ कनेक्टिंग टू स्टेट। कोई भी पाथ से अगर आप जा रहे हो बी तक, सभी के केस में जो चेंज होगा वो क्या होगा, सेम आएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग स्टेट फंक्शन। पॉइंट नंबर 1, differential of a state function integrated over a cyclic path returns 0. Okay, in other words, summation of change in state function in cyclic process is equal to 0. इसका मतलब बेसिकली क्या है कि साइक्लिक इंटीग्रल किसी भी स्टेट फंक्शन का करूंगा उसका क्या आएगा,
वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। मैथमेटिकली बात कर रहे हैं ये। बेसिकली कह रहा है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल मीन्स डेल यू या डी यू ऑफ अ स्टेट फंक्शन इंटीग्रेटेड ओवर अ साइकिल रिटर्न्स 0। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा तो जी ऐसा है क्यों? सपोज आप एक स्टेट ए पे थे और ए से किस पे गए, बी पे गए। ए से बी पे गए आप P1 पाथ से, राइट, एंड बी से ए पे आए आप P2 पाथ से। ओके, तो अब मुझे इसका साइक्लिक इंटीग्रल निकालना। सपोज कि यहाँ पे जो ए पे जो वैल्यू थी इंटरनल एनर्जी की वो थी UI और बी पे जो थी वो क्या थी, UF। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये जो साइक्लिक इंटीग्रल है आपका डेल यू, ये किसके बराबर होगा भाई, इंटीग्रल फ्रॉम A टू B, राइट, किसका, du का, प्लस इंटीग्रल फ्रॉम B टू A किसका, du का। du मान लो, del u मान लो, आपकी मर्जी है। du मीन्स स्मॉलर चेंज एंड del u मीन्स लार्जर चेंज। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो बेसिकली क्या है, फाइनल माइनस इनिशियली आ रहा है, du का u हो जाएगा u, और ये A से B पे आएगा, प्लस में इसका भी u आ जाएगा इंटीग्रेशन, और इसका भी B से A पे आएगा। अगर मैं वैल्यूज रखूं तो फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स UF माइनस UI प्लस UI माइनस UF। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ये इसके लिए और ये इसके लिए। अब मैं इनको ऐड करूं तो UF से UF कट जाएगा और UI से UI, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इट मीन्स साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ अ स्टेट फंक्शन इज 0। इस तरीके से चीजें आएंगी। तो यहाँ पे जो ये x दे रखा है, ये क्या है आपका, x इज अ स्टेट फंक्शन, राइट। अब कौन कौन से स्टेट फंक्शन होते हैं और कौन कौन से स्टेट फंक्शन नहीं होते? तो स्टेट फंक्शन क्या होंगे आपके, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी। एस से आ गया आपका एंट्रोपी, यू से आ गया आपका इंटरनल एनर्जी, राइट, ए से आ गया आपका हेल्महोल्ट्ज, this is also a type of energy, and your G is Gibbs energy, right, and mu I is chemical potential। ये सभी आपके क्या हैं, स्टेट फंक्शन हैं, राइट। और कौन कौन से स्टेट फंक्शन नहीं होते, हीट और वर्क, ये आपके स्टेट फंक्शन नहीं होते। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, स्टेट फंक्शन हैव एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ओके, राइट। एंड पॉइंट नंबर 3, दे फॉलो यूलर्स थ्योरम। मान लीजिए z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो अगर z आपका स्टेट फंक्शन होगा, राइट, तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल आएगा, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, dz इज इक्वल टू डेल, दिस इज डेल, पार्शियल डिफरेंशियल को डेल से दिखाते हैं, डेल z बाई डेल x एट कॉन्स्टेंट y dx प्लस डेल z बाई डेल y एट कॉन्स्टेंट x dy, राइट। इसको मैं m मान लेता हूं और इसको मैं n मान लेता हूं, राइट। और क्योंकि स्टेट फंक्शन यूलर्स थ्योरम को फॉलो करते हैं, तो अगर z हमारा स्टेट फंक्शन होगा तो ये यूलर्स थ्योरम को फॉलो करेगा। और यूलर्स थ्योरम क्या कहती है कि डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y एट कांस्टेंट x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x एट कांस्टेंट y, यानी कि ये वाली चीज क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो जो आपका z है वो क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। तो यानी कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है, मान लो जैसे प्रेशर है, प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ v एंड t, और आप इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिख लें कुछ इस तरीके से, और आप चेक करना चाहते हैं कि प्रेशर जो है वो आपका स्टेट फंक्शन है या नहीं, तो आप चेक कर लीजिए कि उसमें जो m और n आ रहे हैं उनका डिफरेंशिएशन अगर मैं इस तरीके से करूं तो अगर वो बराबर आता है तो प्रेशर क्या होगा, हमारा स्टेट फंक्शन होगा। अब ये प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ वी एंड टी कहाँ पे मिलता है, जैसे कि हमें आइडियल गैस इक्वेशन मिल जाएगा विच इज PV इक्वल टू nRT से, और हमें वंडरवाल इक्वेशन में भी मिल जाएगा P प्लस में an स्क्वायर वाई बी स्क्वायर b माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT में। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और एक सवाल देख लेते हैं। एक्सप्लेन P इज अ स्टेट फंक्शन फॉर आइडियल गैस। तो हमें पता है आइडियल गैस क्या होती है, PV इक्वल टू nRT, और यहाँ से हमें ये भी पता लग जाता है जो P है वो डिपेंड करता है V एंड T पे, यानी P इज द फंक्शन ऑफ V एंड T। अब क्योंकि हमें स्टेट फंक्शन प्रूव करना है तो पहले हम इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिख लेते हैं, विच इज dP इक्वल टू डेल P बाई डेल B एट कॉन्स्टेंट T dV प्लस डेल P बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट V dt। दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ P, जैसे हमने Z का लिखा था। अब हम इसकी और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं फॉर आइडियल गैस। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ
पी को डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू वी के, तो ये आ जाएगा पी इक्वल टू एन आर टी बाई वी, और डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी। टी जो है हम कॉन्स्टेंट मान रहे हैं, तो ये आ जाएगा एन आर टी बाई वी स्क्वायर माइनस का। क्यों? क्योंकि 1 बाई वी का क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई वी स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन। सिमिलरली अगर मैं डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी निकालूँ तो वो आ जाएगा एन आर बाई वी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। दिस इज जस्ट सिंपल डिफ्रेंसिएशन। तो आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पे रख दीजिए, दिस इज एन हेयर, राइट। इसमें बेसिकली हमने ये वैल्यू इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रख दिया। अब इसको मैंने m मान लिया और इसको मैंने n मान लिया। और यूलर्स थ्योरम क्या कहती है? यूलर्स थ्योरम कहती है कि अगर m का डिफ्रेंशिएट करूँ t के साथ एट कॉन्स्टेंट v पे, और n का डिफ्रेंशिएशन करूँ v के साथ एट कॉन्स्टेंट t पे, अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो मेरा जो भी स्टार्टिंग में जिसका भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखा था मैंने, वो स्टेट फंक्शन कहलाएगा। तो मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन इसके साथ कर दिया और इसका डिफ्रेंशिएशन इसके साथ कर दिया, राइट। और इसके केस में v को कांस्टेंट मान लिया और इसके केस में t को। और जब मैंने देखा दोनों ही क्या है, माइनस एन आर बाई वी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, p इज अ स्टेट फंक्शन। ऐसे आप किसी के लिए भी कर सकते हो, टेम्परेचर के लिए, वॉल्यूम के लिए, प्रेशर के लिए, एंड एनी अदर फंक्शन, राइट। तो यहाँ से हमें पता चल गया जो प्रेशर है वो आपका क्या है, स्टेट फंक्शन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं पाथ फंक्शन और पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटीज। These are those function or those quantities which depend on the path followed rather than the initial and final state. चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। The value of path function depends upon the path connecting to state. path पे डिपेंड करेगा, जैसे कि स्टेट फंक्शन a और v की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था, ऐसे ही जो पाथ फंक्शन होंगे किस पाथ से जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा। यानी कि सपोज हीट और वर्क आपके क्या है, पाथ फंक्शन है, तो P1 के केस में हीट जो होगी वो अलग होगी, P2 में अलग होगी, P3 में अलग होगी। ऐसे ही वर्क डन जो होगा P1 में अलग होगा, P2 में अलग होगा और P3 में अलग होगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, राइट। देयर कैन बी इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ पाथ फंक्शन बिटवीन टू स्टेट। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, इसलिए इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं इन क्वांटिटीज की। ये डिपेंड करेगा अपॉन द पाथ और प्रोसेस, राइट। इनके एग्जांपल की बात हम कर चुके हैं। हीट और वर्क क्या है, इसके दो क्रूशियल एग्जांपल हैं। आर टू इंपॉर्टेंट पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटीज विद विच वी डील इन दिस चैप्टर, राइट। तो हीट एंड वर्क, हीट को हम क्यू से डिनोट करते हैं और वर्क को डब्ल्यू से। तो ये दोनों आपके क्या है, पाथ फंक्शन है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं एक्सटेंसिव वेरिएबल्स की। आपके दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक को कहते हैं एक्सटेंसिव, एक को कहते हैं इंटेंसिव। तो हम पहले एक्सटेंसिव की बात कर लेते हैं। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स वो होते हैं जो मास डिपेंडेंट होते हैं, मास डिपेंडेंट, राइट। प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, अमाउंट पे डिपेंड करेंगे, प्रेजेंट इन द सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, कौन कौन सी होती हैं? मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, सरफेस एरिया, ये सभी क्या है आपके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहे हैं, राइट। अब कैसे समझेंगे? किसी भी, मान लो सपोज आपके पास एक आयरन रोड है या कोई भी एक पर्टिकुलर रोड है ना, इसको मैं दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता हूँ, एक ये बन जाएगी और एक ये बन जाएगी। सपोज इस रोड का जो टेम्परेचर था वो T था, और तोड़ने के बाद मैंने देखा इसका भी टेम्परेचर T है और इस रोड का भी टेम्परेचर क्या रहा, T रहा। तो T क्या है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मास आधा करने पे भी आपकी प्रॉपर्टी यानी टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आया। बट अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या हो गया, इसका वॉल्यूम अगर V था तो इसका हो गया V/2 और इसका भी क्या हो गया V/2। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो वॉल्यूम क्या है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। These properties will change with change in amount of the matter present in the system। बिल्कुल सही बात है। आप जब दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। कौन सी? एक्सटेंसिव, इंटेंसिव चेंज नहीं होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है वो एडिटिव है। फॉर एग्जांपल आपका इसका वॉल्यूम V/2 था, इसका वॉल्यूम V/2 था, तो V/2 प्लस V/2 कितना आ जाएगा आपका, V आ जाएगा। यानी कि सबका ऐड कर देंगे तो आपके जो ओरिजिनल बंदे का, ओरिजिनल चीज की जो प्रॉपर्टी थी उसकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द टोटल वैल्यू ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट पार्ट इनटू विच द सिस्टम इज डिवाइडेड। जितने में डिवाइड किया गया है उन सभी की ऐड कर दो तो ओरिजिनल जो सिस्टम था उसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट इज योर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम, यानी कि मास पे डिपेंड नहीं करती। प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन कौन सी होती हैं जी? प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ईएमएफ, केमिकल पोटेंशियल, राइट, स्पेसिफिक हीट। दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर आप किसी चीज़ को दो बराबर भागों में या कितने ही पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और ऐसी जो जो वैल्यू होंगी जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, जैसे प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, डेंसिटी आपकी चेंज नहीं होगी, तो वो सभी क्या है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बट जो जो चेंज हो जाएगी वो क्या होंगी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। An extensive property can be converted into intensive property by defining it per unit of another extensive property. For example, आपकी जो डेंसिटी है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। जो मास है आपका वो कैसा है? एक्सटेंसिव। और जो वॉल्यूम है वो भी कैसी है आपकी? एक्सटेंसिव। पर जो डेंसिटी है वो कैसी है आपकी? इंटेंसिव। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे डेंसिटी क्या है? बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, इसको क्या लिया है? पर यूनिट लिया है। तो यही कहना चाह रहा है एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटेंसिव प्रॉपर्टी बाय डिफाइनिंग इट पर यूनिट। पर यूनिट के लिए अगर मैं डिफाइन कर दूंगा ऑफ अनदर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो ऐसा कोई भी होगा जो पर यूनिट में चल रहा होगा, यानी कि एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव हमेशा पर यूनिट में चलेगा। तो कोई भी चीज़ जो ऐसे चल रही होगी वो हमेशा क्या बन जाएगी आपकी? इंटेंसिव। यानी कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को आप डिवाइड करोगे तो वो क्या बन जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। जैसे कि कंसंट्रेशन क्या है? इंटेंसिव है। डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव है। हीट कैपेसिटी क्या है? हीट एब्जॉर्ब पर राइजिंग टेम्परेचर, तो ये भी क्या है आपका? इंटेंसिव है। While mole, mass, heat are extensive property, concentration, density and heat capacity are intensive properties. I hope आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं प्रोसेसेस की। टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस जो हम यूज करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। पर उससे पहले समझ लेते हैं प्रोसेस क्या है। एनीथिंग विच चेंजेस स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेस। कोई सपोज आप एक स्टेट ए पे हो, ए से आप बी पे जा रहे हो, तो आपकी स्टेट S1 से S2 हो गई है, यानी कि स्टेट आपकी क्या हो गई है? चेंज हो गई है। और ये किसी पर्टिकुलर जिस भी तरीके से आपने की वो क्या हो गई? आपकी एक प्रोसेस हो गई। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि प्रोसेस क्या है। जिससे भी स्टेट चेंज हो वो आपकी प्रोसेस है। अब वो कुछ भी हो सकता है। जनरली हम हीट और वर्क के थ्रू करेंगे। यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ हीट एंड वर्क इंटरेक्शन चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। एग्जाम्पल के तौर पर आइसोथर्मल प्रोसेस, जहाँ पे आपको टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख के चीज़ें चेंज करोगे, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, ये सभी क्या है? प्रोसेस हैं, ठीक है। तो हीट और वर्क के थ्रू आप चीज़ें चेंज करोगे, या तो वर्क करवा लोगे या वर्क कर दोगे उसके ऊपर, या हीट ले लोगे या हीट दे दोगे उसको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं पाथ ऑफ प्रोसेस की कि पाथ क्या है बेसिकली। अब ए से बी पे चले गए आप, तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस आपने यूज़ की, पर उस जगह बी तक जाने के लिए आपके पास नंबर ऑफ पाथ्स हैं। सपोज P1, P2, P3, P4, आप किसी भी पाथ से जा सकते हो। तो आप कौन सा पाथ चुन रहे हो? सिलेक्ट कर रहे हो। देयर आर नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स, तो आप कौन सा पाथ क्या कर रहे हो? सिलेक्ट कर रहे हो। द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप थ्रू विच द सिस्टम चेंजेस स्टेट इज कॉल्ड पाथ ऑफ अ प्रोसेस। अब ये हो सकता है रिवर्सिबल हो, ये हो सकता है इरिवर्सिबल हो। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। रिवर्सिबल जनरली वो पाथ होंगे जिसमें आप ए से बी पे तो जा रहे हो, बी से ए पे भी जा सकते हो। और इरिवर्सिबल क्या होगा? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो चलता है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और ये तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की बात कर लेते हैं जो हमारे यूज़ में आएंगी, जो कॉन्टिन्यूसली हम यूज़ कर रहे होंगे। तो उन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। मीन्स आप सपोज स्टेट ए से स्टेट बी पे गए, राइट, तो स्टेट तो चेंज हो गई, पर आपका टेम्परेचर यहाँ पे भी T1 था और यहाँ पे भी T1 था, यानी कि T इनिशियल भी आपका T1 है और T फाइनल भी आपका T1 है। तो डेल्टा T क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। यानी कि चेंज इन टेम्परेचर अगर मैं इनिशियल और फाइनल में देखूँ तो वो क्या आ जाएगा? आपका 0 आएगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट रहेगा और डेल्टा T की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे आइसोबारिक प्रोसेस पे। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा? सिमिलरली डेल्टा P यहाँ पे 0 होगा। बार मतलब
प्रेशर से रिलेटेड है, राइट। अ प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज हो सकते हैं पर प्रेशर चेंज नहीं होगा, तो डेल पी क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल आपका क्या आएगा, जीरो आएगा, दोनों ही सेम होंगे, राइट। अब आइसोबारिक प्रोसेस के एग्जांपल्स क्या हैं, ऑल द रिएक्शन और प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन ओपन वेसल। उस ओपन वेसल में जो भी आप प्रोसेस कराओगे वो जनरली कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, क्यों, क्योंकि उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम जनरली कितना मानते हैं, 1 atm। आई होप आप सभी क्लियर होगा। लाइक बॉइलिंग ऑफ वाटर, आप पानी को गर्म कर रहे हो इन ओपन वेसल, है ना, बर्निंग ऑफ चारकोल, मेल्टिंग ऑफ वैक्स टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये सभी क्या है, आपकी आइसोबारिक प्रोसेस है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट चेंज नहीं हो पाता। अ प्रोसेस इन विच नो हीट एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। आपके पास एक सिस्टम है ना, और ये कैसा है, आइसोलेटेड है। ये कैसा सिस्टम है आपका, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आपको पता है आइसोलेटेड सिस्टम में हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, तो ये कैसी प्रोसेस हो जाएगी आपकी, एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट। तो इसमें हीट चेंज नहीं हो पा रहा, हीट चेंज पॉसिबल नहीं है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, राइट। तो एडियाबैटिक प्रोसेस अकर्स इन आइसोलेटेड सिस्टम। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की। आइसोकोरिक प्रोसेस, द प्रोसेस फॉर विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इस केस में क्या होगा, सिस्टम में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे और बाकी सभी चीजें क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। जैसे कि डेल्टा वी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल क्या होगा, जीरो होगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो हीटिंग ऑफ गैस इन क्लोज्ड वेसल कैसा होगा आपका, क्लोज्ड वेसल है तो आपकी वॉल्यूम क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, और गैस उसी जिस भी कंटेनर में होता है उसकी वॉल्यूम ले लेता है, तो गैस क्या होगा, इस पूरे को फिल कर लेगा, और इसको हीट भी करूंगा तो ये कैसी प्रोसेस होगी, आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि आपकी इनिशियल और फाइनल दोनों ही वॉल्यूम क्या है, सेम है, क्योंकि इस कंटेनर की ही वॉल्यूम गैस ले लेगी। नेक्स्ट इज योर साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस बेसिकली क्या है, आप एक ए स्टेट पे थे और बी पे थे, दो तरह की आपकी स्टेट है, ए से बी पे जा रहे हो आप P1 पाथ से, और बी से ए पे आ रहे हो आप P2 पाथ से। तो ये कैसी हो गई, साइक्लिक प्रोसेस हो गई। अगर आप ए से बी पे जा रहे होते P1 पाथ से और इसी सेम पाथ को रिट्रेस करते, यानी सेम पाथ से वापस आते, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती। अभी क्या है, पाथ अलग अलग है, इसलिए इसको क्या कहूँगा, साइक्लिक प्रोसेस। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, यानी कि जिस स्टेट से आप चले थे उसी स्टेट पे आ गए, चाहे आपने कोई सा भी पाथ यूज किया हो। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। इफ अ सिस्टम आफ्टर कंप्लीटिंग अ सीरीज ऑफ डिफरेंट प्रोसेस रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, देन ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। In cyclic process, all the state variable remain constant because initial state becomes final state in cyclic process. Basically क्या है, आप A से कहाँ गए, B पे गए, तो A से B पे गए और B से फिर वापस A पे आ गए, नहीं, तो आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों ही क्या है, A है। तो अगर U इसका इनिशियल क्या है, UI है, और U फाइनल भी क्या है, UF है, तो A में जो भी इंटरनल एनर्जी होगी, सपोज A की इंटरनल एनर्जी कितनी थी, 100 थी, तो फाइनल भी कितनी होगी, 100 होगी। तो अगर मैं इनका चेंज निकालूं UF माइनस UI, तो वो क्या आ जाएगा आपका 100 माइनस 100 विच इज 0। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो स्टेट फंक्शन जो भी होंगे, स्टेट फंक्शन जो भी होंगे वो साइक्लिक प्रोसेस में क्या आएंगे, 0 आएंगे। और हमने ये बात भी की थी, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ स्टेट फंक्शन इस क्या आएगा, 0 आएगा। बेसिकली साइक्लिक प्रोसेस पे ही तो है ये, है ना, A से B गए, B से A आ गए, तो ये साइक्लिक प्रोसेस का ये इंटीग्रल है। तो स्टेट फंक्शन ऑफ साइक्लिक इंटीग्रल इज 0। एग्जाम्पल के तौर पे चेंज इन एंथैल्पी इज 0, डेल्टा E या डेल्टा U बोथ आर सेम, E और U से ही डिनोट करते हैं हम इंटरनल एनर्जी को, तो बोथ आर 0, एंड पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आएगी, 0। एनर्जी जनरली क्या होती है, स्टेट फंक्शन है, एनर्जी क्या है आपकी, स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल क्या होगा, 0 होगा, और साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की। इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच पी वी की पावर n इज कांस्टेंट। जो इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे वो क्या, कैसी प्रोसेस में होंगे, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में होंगे। अब बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस बेसिकली क्या है। तो मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि अगर आप A से B पे जा रहे हो, P1 पाथ से जा रहे हो और P2 पाथ से वापस आ रहे हो, तो इसको कहूँगा साइक्लिक प्रोसेस, यानी जिससे गए उधर ही आ गए घूम फिर के। बट A से B पे जा रहे हो, P1 पाथ से जा रहे हो और P1 पाथ को ही रिट्रेस करके वापस आ रहे हो, इसको कहूँगा क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होंगी जो दोनों डायरेक्शन में चल सकती हैं, A से B पे, B से A पे। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। बट A से सिर्फ B पे जा रहे हो तो इसको कहूँगा इरिवर्सिबल प्रोसेस, राइट।
अब कौन सी प्रोसेस रिवर्सिबल होंगी, कौन सी प्रोसेस इरिवर्सिबल होंगी, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में रिवर्सिबल प्रोसेस की। तो रिवर्सिबल प्रोसेस व्हेन द डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स, बेसिकली क्या है, एक सिस्टम है, सिस्टम में अंदर जो प्रेशर होगा उसको बोल रहा हूँ ड्राइविंग फोर्स, और बाहर से जो प्रेशर लगा रहा हूँ उसको बोल रहा हूँ अपोजिंग फोर्स। जब इन दोनों फोर्स में बहुत स्मॉल डिफरेंस होगा, राइट, और इनकी वजह से जो डिफरेंस बहुत स्मॉल है उसकी वजह से जो प्रोसेस होगी वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होगी, इनफाइनाइटिसिमली स्लो होगी, देन द प्रोसेस क्या कहूँगा मैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहूँगा, राइट। तो व्हेन द डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड द अपोजिंग फोर्स इज वेरी स्मॉल एंड the process is carried out infinitesimally slowly and the process is called reversible process, right. The reversible process is carried out in such a manner that any moment of the change the direction of the process can be reversed by making a small change in the driving force. Basically क्या है कि आप इस सिस्टम की जो A से B जा रहा है और ये बहुत स्लो है और इसके ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो किसी भी एक फोर्स को मैं हल्का सा चेंज करके इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ एनी मोमेंट, राइट। इस प्रोसेस में जनरली ऐसा होता है। अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इन प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी कहते हैं। डूरिंग अ रिवर्सिबल प्रोसेस द सिस्टम एंड द सराउंडिंग रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम और सराउंडिंग आपके हमेशा क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। द रिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा आइडियल प्रोसेस होंगी, ये हम कभी भी एक्चुअल में कैरी नहीं की जा सकती, विच कैन नॉट बी एक्चुअली कैरिड आउट, राइट। ये कैसी प्रोसेस होती हैं, आपकी हाइपोथेटिकल प्रोसेस होती हैं, बट नेवरदलेस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ द चेंज इन स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन के कैलकुलेशन में बड़ी हेल्प करती हैं, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में बताया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी कहते हैं। अब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में ऐसा क्या होता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज द वन इन विच सिस्टम रिमेन्स very close, very infinitesimally closer to the state of equilibrium। इक्विलिब्रियम के बहुत क्लोज है थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरी की पूरी प्रोसेस में ऐसा रहेगा। तो उन सभी को क्या कहता हूँ, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, और यही क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इरिवर्सिबल प्रोसेस पे। अब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं, ऐसी प्रोसेस जिनको हम रिवर्स बैक नहीं कर सकते। एनी प्रोसेस which does not take place in the above manner and difference between driving force and opposing force is quite large is called irreversible process। और ये सभी की सभी कैसी होती हैं, नेचुरल प्रोसेस होती हैं, इनको आप रिवर्स बैक नहीं करा सकते। मतलब आप ड्राइविंग फोर्स या अपोजिंग फोर्स को हल्का सा बढ़ा के आप प्रोसेस की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, और ये हमेशा एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेंगी। जैसे कि पानी का झरने से गिरना, वो क्या है, नेचुरल प्रोसेस। वो कैसी है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि आप पानी ऊपर से नीचे तो गिरा सकते हो, नीचे से ऊपर नहीं ले जा सकते। जनरली नेचुरल प्रोसेस, ऑल नेचुरल प्रोसेस कैसी होती हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं, राइट। तो चलिए बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, जो हमने ऊपर बात की है उन्हीं के बारे में हम फिर से बात कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल, और इसमें क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स इज लार्ज एंड फाइनाइट। और यहाँ पे क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स दोनों क्या होंगे, अप्रोक्सीमेटली सेम, और इसमें आपका जो ड्राइविंग फोर्स है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगा अपोजिंग फोर्स से। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज पीवी वर्क इज डन अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस डीपी, और यहाँ क्या होगा, पीवी वर्क इज डन अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस डेल पी। बेसिकली क्या है, चेंज इन प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे चेंज इन प्रेशर क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में क्या है, डिफरेंस बहुत कम है और यहाँ पे लार्ज है। पॉइंट नंबर 3, अ रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर टेक प्लेस अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस dt। बेसिकली वही सेम बात, चेंज क्या है, बेसिकली कम है, तो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे कम है और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। ये आइडियल प्रोसेस है, ये रियल प्रोसेस है, या फिर कहूँ नेचुरल प्रोसेस है। इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे प्रोसेस को कंप्लीट होने में, और ये फाइनाइट टाइम में हो जाएंगी कंप्लीट। इट इज़ एन इमेजिनरी प्रोसेस, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड कैन नॉट बी रियलाइज इन एक्चुअल ये एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं हो सकती, यानी कि इनको कराया नहीं जा सकता, बट ये तो होंगी ही, ये नेचुरल प्रोसेस है, अगर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 7, थ्रू आउट द प्रोसेस द सिस्टम रिमेन इनफाइनाइटिसिमली क्लोजर टू द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के पास ही रहेगा हमेशा,
जो हमारा सिस्टम है बहुत ज़्यादा पास रहेगा, जिससे कि सिस्टम की जो भी प्रोसेस थी उसको रिवर्स बैक करके हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाया जा सके, राइट। इसी को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी कहा जाता है। द सिस्टम इज फार removed from the state of equilibrium and exact path of the process is indeterminate, यानी कि आप सेम पाथ से वापस नहीं ले जा सकते सिस्टम को। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो पे कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। और आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं हम किस नई वीडियो पे, किस नए पर्टिकुलर टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं। और आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स के लिए हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वी स्कूलर्स अकेडमी, ऐप स्टोर से भी और प्ले स्टोर से भी, ये दोनों पे अवेलेबल है। एंड आप चाहें तो हमारी वेबसाइट vschoolersacademy.in पे भी जाके हमारे ई लाइब्रेरी सेक्शन से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सायोनारा।